हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लॉ गुरुकुल बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो जितना इंपॉर्टेंट हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जनरल पब्लिक के लिए है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो बेनिफिट करता है हमारे देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को, मगर सैडली हमारे देश में आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिसको इसका इल्म ही नहीं है, यानी कि ज्ञान ही नहीं है। एक छोटा सा रेफरेंस डेवलप करते हैं। जब हम सब छोटे थे तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हमेशा यह दुआ करना कि इन दो लोगों की चौखट में जाने की नौबत कभी ना आए, पहला पुलिस, दूसरी अदालत। मगर सैडली आज के इस 21st सेंचुरी में ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि आज के समय में छोटी से छोटी बात के लिए भी आपको पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा। और ऐसा शायद ही कोई परिवार हो हमारे इस देश में, या बहुत ही ऐसे कम परिवार बचे हैं हमारे देश में जिनका फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ना चल रहा हो और उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चक्कर में वो कोर्ट के पास ना गए हों। शायद हर दूसरे घर में एक केस है जो कि कोर्ट में पेंडिंग है। और हमारा आज का ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए है जिनका केस आज पेंडिंग है हमारे देश में। अगर नहीं भी है तो भी ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फ्री लीगल एड सर्विसेज की। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कोई कोर्ट केस जो कोर्ट में चल रहा है, या अगर अभी आप कोई कोर्ट केस फाइल करने वाले हैं कोर्ट में, तो आप उस लीगल बैटल को फ्री में लड़ सकते हैं। यानी कि आपका केस फ्री में लड़ा जाएगा, सरकार उसका पूरा खर्च उठाएगी और आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। आज का हमारा टॉपिक इसी के बारे में होने वाला है। आप देख रहे हैं लॉ गुरुकुल, मेरा नाम है प्रांजल सिंह और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर की। हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर होने वाला है फ्री लीगल सर्विसेज इन इंडिया के बारे में। आप में से जितने भी लोग इस बात को जानते हैं उनको ये बात पता होगी कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए जानना। चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं। मेरे पीछे एक नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर है 4,43,05,185, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ जो मेरे पीछे नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर क्या है सर? इतने पैसे मिलने वाले हैं क्या हमें केस लड़ने के लिए? जी नहीं, ये नंबर है हमारे देश में इस वक्त पेंडिंग नंबर ऑफ केसेस का। यानी कि इस समय हमारे देश में लगभग 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिंपल है कि हमारे देश में इस वक्त करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके केसेस आज भी कोर्ट में पेंडिंग हैं और वो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने या साल में 10 बार अपने वकील को और कोर्ट में जाके अलग अलग तरह की फीस भर रहे हैं। यानी कि वो ऑलरेडी फाइनेंशियली बर्डनड हैं और वो उसके बावजूद और भी ज्यादा बर्डन है जस्ट बिकॉज उनका केस एक कोर्ट में चल रहा है। ये नंबर हमें ये बात समझाने की कोशिश करता है कि कितना जरूरी है हमें अवेयर होना लीगली, ताकि हमारे जितने राइट हैं हम उनको मैक्सिमम तरीके से अवेल कर सकें, ताकि फाइनेंशियल बर्डन्स हो, सोशल बर्डन्स हो या लीगल बर्डन्स हो, उनसे हम अपने आप को फ्री कर सकें। और आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर इसी बात को केटर करता है। आप में से जिन भी लोगों ने आज तक कोई कोर्ट केस फाइल किया है उनको शायद हमारी इस स्लाइड के बारे में पता हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या है सर इस बारे में? मान लेते हैं कि आपको एक कोर्ट केस फाइल करना है, यानी कि ए पर्सन को कोर्ट तक आना है, तो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो यही होगी सर कि मुझे यह बात पता है कि मुझे अपने वकील को कुछ फीस देनी पड़ेगी, कुछ पैसे देने पड़ेंगे और उसके बाद मेरा कोर्ट केस लड़ा जाएगा। गलत हैं आप। एक्चुअल में सच्चाई यह है कि अगर आपका कोई सिविल केस है तो आपको एक फीस जो अपने एडवोकेट है उसको तो देनी ही है, उसके साथ ही साथ आपको एक फीस देनी पड़ेगी कोर्ट की फीस भी। यानी कि अगर आप कभी कोई सिविल केस लड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास एक जमीन है जिसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए है, तो उस सिचुएशन में सिविल लॉज हमें यह बात बताते हैं कि आपको कोर्ट को भी एक फीस देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है सर? कि एक ऐसा फिक्स नंबर तय किया जाएगा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ से ज्यादा की है तो 2% प्रॉपर्टी का जो टोटल अमाउंट है उतना आपको कोर्ट की फीस के रूप में देना होगा। उसके साथ ही साथ अपने एडवोकेट को फीस देनी होगी ताकि वो आपका केस लड़े और उसके बाद फाइनली आपका केस रेडी होगा कोर्ट में जाके लगने के लिए। यानी कि ये फाइनेंशियल बर्डन को आपको बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और इसीलिए हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डेटा की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेटा हमें बेसिकली कह क्या रहा है। जरा ध्यान से देखिए इस डेटा को। ये डेटा है टॉप एडवोकेट्स इन द कंट्री का, यानी कि हमारे देश में इस वक्त कितने सारे बड़े वकील हैं और वो क्या फीस ले रहे हैं। यहां पे बहुत सारे वकीलों के नाम लिखे हुए हैं और उनकी फीस लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में कितना और हाई कोर्ट्स में कितना। इनमें से जो टॉप के 2-3 वकील हैं वो अब इस वक्त हमारे बीच नहीं भी रहे, लेकिन एक एवरेज अगर फीस का निकाला जाए तो ये एवरेज निकलता है 50,000 रुपए से 25 लाख रुपए का। ये इनकी मंथली इनकम है क्या सर? नहीं, ये इनका एक दिन कोर्ट आने का पैसा है। यानी कि हमारे देश में ऐसे भी वकील हैं जो 25 से 30 लाख रुपए लेते हैं एक दिन एक हियरिंग कोर्ट में आने का। यह बात मैंने अभी क्यों बताई? हम तो कोई सबसे बड़े वकील को हायर नहीं कर रहे हैं। यह बात मैंने इसलिए
बताई ताकि आपको एक रेफरेंस दिया जा सके कि ये लीगल प्रोफेशन कितना ज्यादा महंगा है, और इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि ये बात तो हुई सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन हमारे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वकील काम कर रहे हैं या हमारे यहां हाई कोर्ट्स में जो वकील काम कर रहे हैं, उनकी फीस भी कुछ कम नहीं होती है। उनकी फीस भी हजारों और कई बार लाखों में होती है केवल एक दिन कोर्ट में आपके लिए बहस करने की। और इसीलिए आज हमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और जानना है कि यह टॉपिक हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। एक नंबर मेरे पीछे और लिखा हुआ है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बड़ा ही रैंडम सवाल। अगर आपको हमारे देश में टॉप 10% अर्निंग लोगों में आना है तो आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? अगर आप इस देश के टॉप 10% लोगों में आना चाहते हैं जिनकी मंथली इनकम बहुत ज्यादा है, तो आपकी मंथली इनकम मिनिमम कितनी होनी चाहिए? आपका गेस होगा शायद 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख रुपए महीना। गलत जवाब। मेरे पीछे लिखा हुआ है कि अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपए है तो आप ऑलरेडी इस देश में टॉप 90% में आ चुके हैं, यानी कि आप 90% लोगों से बेहतर कमा रहे हैं। अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 है तो आप ऑलरेडी टॉप 10% लोगों में इस देश के आ चुके हैं। यह नंबर बहुत ही शॉकिंग है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो एवरेज इनकम है वो भी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन लीगल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा। और इसी डाइवर्सिटी को और इसी डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए आज का हमारा यह टॉपिक केटर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि आज के इस टॉपिक में हम जाएं, आपको इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यह टॉपिक मेरे लिए नहीं, शायद किसी और के लिए है। यह बात बहुत ही क्लियरली एप्लीकेबल है कि यह टॉपिक हर एक इंडियन के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आप एक इंडियन हैं और आप हमारे देश में यानी कि इंडिया में रिसाइड करते हैं तो यह चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। उसके साथ ही साथ यह बात हो रही है लीगल एड की, यानी कि आपको विधिक तरह की सहायता पहुंचाई जाएगी, और उसके साथ ही साथ यह हर एक पार्ट में अवेलेबल है। यानी कि इंडिया के हर पार्ट में ये जो सर्विसेज हैं ये अवेलेबल हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो शायद ये चीज वहां ना हो, या आप दिल्ली में रहते हैं तो शायद ये चीज वहां ना हो। ये चीज पूरे के पूरे इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। हमारा कानून इस तरीके से बनाया गया है। तो मैं बात किस बारे में कर रहा हूं सर? मैं बात कर रहा हूं द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 की, और उसका सेक्शन नंबर 12 स्पेसिफिकली। यानी कि यह बात तो क्लियर है कि ये जो लॉ है ये कई दशकों से हमारे यहां पे अवेलेबल है, लेकिन आज भी हमारे पब्लिक को इसकी अवेयरनेस नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसमें ये हमारी कमी है या सोसाइटी की, ये या गवर्नमेंट की, या जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनकी? ये कमी जिसकी भी हो, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर सरकार ने ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार किया है, अगर लेजिस्लेचर ने ऐसा कोई लॉ बनाया है जो जनरल पब्लिक को बेनिफिट करता है, तो ये जनरल पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज की अवेयरनेस को तुरंत कंज्यूम करे। तो आज का ये वीडियो उसी कंजम्पशन के बारे में होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी कि तुरंत अपने स्कोर कॉन्सेप्ट में घुसने की कोशिश करते हैं जो हमें आज मेन समझना है। आगे आने वाले 8 सब टॉपिक्स हैं, यानी कि 8 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप इन 8 पॉइंट्स में आते हैं तो इन 8 पॉइंट्स के अंतर्गत आने वाले लोगों को अपने लीगल बैटल से, अपने लीगल केसेस के लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं होती है। इस टॉपिक को हम और अच्छे से समझेंगे। पहले यह देखते हैं कि इसके बेनिफिशियरी कौन कौन है। तो जो एलिजिबिलिटी है वो सबसे पहली ये कहती है कि कोई भी इंसान जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता हो, यानी हमारे देश का कोई भी सिटीजन, डजंट मैटर वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, अगर वो शेड्यूल कास्ट से है या शेड्यूल ट्राइब से है, तो उसको अपने लीगल केसेस के लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है सर, विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगर, यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि शिकार हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? इंसानों का व्यापार, यानी कि इंसानों की खरीद फरोख्त। किसी इंसान को उठाया जाता है और उठा के दुबई में बेच दिया जाता है कि वो आ जाके मजदूरी करे। अगर आप ऐसे इंसान हैं और आप ऐसी किसी चीज के विक्टिम रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको फ्री में लीगल केस लड़ने की सहायता दी जाएगी। और उसके साथ ही साथ अगर आप कोई बेगर हैं, यानी कि कोई भिखारी, यानी कि जो सड़क पे भीख मांगते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी वो मिले हुए पैसों से गुजारते हैं, ऐसे भी व्यक्तियों को इस चीज की सहायता दी जाती है। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, कोई भी वुमेन और कोई भी चाइल्ड, यानी कि हमारे देश में रहने वाला कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, और कोई भी वुमेन यानी कि कोई भी महिला। महिला का मतलब क्या है सर? चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो या हमारे सड़क के किनारे भीख मांगने वाली कोई नॉर्मल लेडी, दोनों के दोनों अगर कोई कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो दोनों सिचुएशन में सरकार उनको फ्री में सहायता प्रोवाइड करेगी, यानी उनको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री में वो उनको वकील भी मिलेगा, उनकी कोर्ट की फीस भी
सरकार देगी और सारी तरह की लीगल हेल्प सरकार प्रोवाइड करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है सर। उसके बाद 4th नंबर पे आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ऑल्दो इसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज हैं कि आपकी डिसेबिलिटी इतने % के ऊपर होनी चाहिए, तो उस सिचुएशन में भी आप इस बेनिफिशियरी के अंदर आ जाएंगे। 5वां पॉइंट है सर विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, कास्ट एट्रोसिटी, यानी कि अगर आप कभी भी विक्टिम रहे हैं कोई कास्ट यानी कि जाति के बेस पे भेदभाव, या कोई मास डिजास्टर यानी कि बाढ़, सुनामी या ऐसा कुछ आया हो, डिजास्टर हुआ हो, या कोई वायलेंस हुई हो आपके साथ, या किसी और तरह का कोई गलत बर्ताव हुआ हो आपके साथ सोसाइटी में और आप उसके विक्टिम रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपके केसेस को लड़ने के लिए सरकार खुद खर्च उठाएगी, आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसका 6ठा पॉइंट है इंडस्ट्रियल वर्कमैन, यानी आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी डेंजरस इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको भी सरकार यह सुविधा प्रोवाइड करती है। आखिरी के 2 क्या है सर, कस्टडी, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जो पुलिस की कस्टडी में हो या वो प्रोटेक्टिव होम में हो। प्रोटेक्टिव होम क्या होता है सर, जैसे कि अगर कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही होती है, लोगों का खरीद फरोख्त हो रहा होता है, तो पुलिस उनको रेस्क्यू करके एक सुरक्षा घर में रखती है, उनको जेल में नहीं रख सकते, इसीलिए। उसके साथ ही साथ जुवेनाइल होम, यानी कि वो लोग जिनकी उम्र बच्चे होते हैं, 16 से कम उम्र के होते हैं या 18 से कम उम्र के होते हैं, और उनके द्वारा अगर कभी कोई क्राइम कमिट हो जाए तो उनको जेल में ना रख के जुवेनाइल होम में रखा जाता है, तो यानी ऐसे लोग। और उसके साथ ही साथ मेंटल हॉस्पिटल में बंद लोग, ऐसे लोगों को माना जाता है कि वो कस्टडी में हैं, और ऐसे लोगों को भी ये सुविधा यानी कि ये एड यानी कि लीगल एड प्रोवाइड करी जाती है। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सबको बेनिफिट करता है वो है एनुअल इनकम, यानी कि सेक्शन नंबर 12 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट का कॉलम नंबर 8 हमें यह बताता है कि एनुअल इनकम आपकी अगर सीलिंग लिमिट से कम है, यानी कि एक लिमिट डिसाइड कर दी गई है सरकारों के द्वारा कि इस लिमिट से कम कमाने वाला व्यक्ति को हम इसका बेनिफिट देंगे, और हर राज्य में यह अलग अलग है। फॉर एग्जांपल कर्नाटका में अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है पर एनम, तो आप इसका लुफ्त उठा सकते हैं, यानी कि आप इस सुविधा को अवेल कर सकते हैं। अगर बिहार में आपकी इनकम 1.5 लाख रुपए से कम है तो भी आप इस सुविधा को अवेल कर सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश में आपकी इनकम 3 लाख से कम है और छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख से कम है पर एनम, तो आप इस सुविधा को अवेल कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं और मेरी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है, तो मैं इसको अवेल कैसे करूंगा, मैं कैसे प्रूफ करूंगा? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक एफिडेविट फाइल कर दीजिए और इस सिचुएशन में आप जो है इस सुविधा को, इस सरकार की दी हुई सुविधा को अवेल कर सकते हैं। अब सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है सर कि इस चीज को प्रोसेस कैसे किया जाए। हमें बात तो समझ में आ गई, एक क्विक रिवीजन के लिए लिया जाए तो हमने सिर्फ इतना समझा कि इस वक्त हमारे देश में एक ऐसा कानून है जो हमें यह बताता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जो पिछले दी हुई 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। जो भी इंसान उस कैटेगरी में आता है, सरकार उसका पूरा लीगल बैटल का खर्च उठाती है, यानी कि कोर्ट में जाने से लेके उसके कोर्ट से आने तक का जितना भी टोटल खर्च है, चाहे वो वकील का खर्च हो, कोर्ट की फीस हो या अलग अलग फॉर्म्स की फीस हो, यह सब का खर्च सरकार के ऊपर होता है। उस इंसान को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं होती है। यह बात तो हमें समझ में आ गई सर, लेकिन इस प्रोसेस को अवेल कैसे किया जाए? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको केवल एक एप्लीकेशन को फाइल करना है। इसका मतलब क्या है सर? आपको केवल एक एप्लीकेशन में यह लिखना है कि मैं इस कैटेगरी में आता हूं और मैं लीगल सर्विस को अवेल करना चाहता हूं, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डालसा का ऑफिस होता है जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, विधिक सेवा केंद्र भी कहते हैं। और अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे तो वहां पे भी इसके ऑफिसेज बने होते हैं जिसको हम कहते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस। आप इन दोनों ऑफिसेस में से, या हर स्टेट में एक सालसा का ऑफिस होता है जिसको कहते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ऑफिस, इन तीनों में से आप किसी भी जगह जाके अपनी एप्लीकेशन को दे सकते हैं और बस वहीं पे आपका काम खत्म। आगे की पूरी जिम्मेदारी होगी वहां पे बैठे अधिकारी की और आपके लीगल बैटल को फ्री में लड़ने की। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और हेल्पफुल लगा तो लॉ गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है इस लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट को लेके या इस लीगल एड के प्रोसेस को लेके या इन जनरल किसी भी लीगल टॉपिक का, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो खत्म करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा हो, और अगर हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।